एहसास मोहब्बत का मेरी ज़ात पे रख दो, तुम ऐसा करो हाथ मेरे हाथ पे रख दो। मालूम है धड़कन का तकाज़ा भी है, लेकिन ये बात किसी ख़ास मुलाकात पे रख दो। इजहार ज़रूरी है तो फिर कह दो ज़ुबान से, ये दिल की कहानी है इसे रिवायात पे रख दो। इसमें शेर है कि ये प्यार के गुलशन में नए रंग भरेगा, एक फूल उठाकर मेरे जज्बात पे रख दो। हर वक्त तुम्हारे ही तसव्वुर में रहूं मैं, जादू सा कोई मेरे ख्यालात पे रख दो। एक मैं के मेरे शहर में बारिश नहीं होती, एक तुम के मुलाकात को बरसात पे रख दो। मानूंगी सहर तब ही के जब बात बनेगी, इस बार मेरी जीत मेरी मात पे रख दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आप जानते हैं कि हम लोग क्वांटम नंबर को स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से समझाया प्रिंसिपल और एज़म्यूथल क्वांटम नंबर, और आज के टॉपिक में मैं आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ाता हूँ। ये तीसरा क्वांटम नंबर है हमारे टॉपिक का। इसमें मेरे बच्चे हम लोग जो बात पढ़ेंगे वो क्या है, देखिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जिस साइन या सिंबल से जाहिर करते हैं वो होता है स्मॉल m। क्या स्पेसिफिकेशन और डिटेल है इस टॉपिक की, शुरू करते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ बूहर एटॉमिक मॉडल में आप लोगों ने ज़ीमान इफ़ेक्ट को स्टडी किया है। ज़ीमान इफ़ेक्ट क्या कहता था कि अगर हम एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो फिर उस हाइड्रोजन के एटम से जो स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी उसकी एक स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होकर फर्दर मज़ीद और लाइंस में डिवाइड होकर आएगी। स्प्लिट का क्या मतलब है कि एक लाइन टूटकर बिखर कर 3, 4, 5 लाइनों में जाहिर होगी। सिंपल बात है, ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि एक लाइन और लाइनों में टूट कर आती है, तो इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? इसको एक्सप्लेन करेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके सर, ठीक है। मैं ना एक काम करता हूँ, आपको मैं ये बताता हूँ कि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लेन करेगा। पहले नंबर पर तो ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में आगाह करेगा कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और कैसे होते हैं। दूसरे नंबर पर ये हमें बताएगा स्पेस ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल, और तीसरे नंबर पर हमें ये बताएगा डीजेनरेसी। ये हम आपको समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चूंकि हम जानते हैं इसे m से जाहिर किया जाता है, और इसकी जो वैल्यूज़ शुरू होती हैं वो होती हैं 0 से। 0, +1, -1, +2, -2, +3, -3 एंड सो ऑन। यानी पहली वैल्यू 0 है, उसके बाद +1, -1, +2, -2 एंड सो ऑन। ओके, एक लफ्ज़ लिखता हूँ कि वैल्यूज़ ऑफ m डिपेंड अपॉन वैल्यूज़ ऑफ L। याद होगा ना तुम्हें
जिस तरह से हमने पढ़ाया कि वैल्यूज़ ऑफ L डिपेंड अपॉन वैल्यूज़ ऑफ N, जिस तरह से एज़म्यूथल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता था, सेम इसी तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एज़म्यूथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं कैसे आपको समझाऊं? या अल्लाह मुझे तौफीक दे अपनी बात को समझाने की। घर में होते हैं कमरे, कमरे में होती हैं चारपाइयाँ। मैं समझाने की गर्ज से ये मिसाल देता हूँ कि जो ऑर्बिट या जो शेल होते हैं उन्हें हम घर से ज़ाहिर करते हैं, और जो सब शेल होते हैं उनको हम कमरे से ज़ाहिर करते हैं, और जो चारपाइयाँ होती हैं उनको हम ऑर्बिटल से ज़ाहिर करते हैं। तो मैं बच्चे आपके दिमाग की क्लैरिफिकेशन के लिए कहता हूँ कि शेल में सब शेल और सब शेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। बस ये बात ज़हन में रखें। अच्छा, अब हमने क्या करना है? जब हमें सब शेल का पता होगा तो हम देख पाएंगे कि उसके ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं। जब हमें एल का पता होगा तो हम ये जान पाएंगे कि एम क्या है और ये कितनी वैल्यूज़ शो करवाता है या दिखाता है। तो आइए ज़रा देखते हैं। मैं आपके सामने लिखता हूँ कि नंबर 1 पे कि वैल्यूज़ ऑफ एम वी यूज़ फार्मूला। कौन सा फार्मूला? 2l+1। हम इस फार्मूले की हेल्प से m की वैल्यूज़ निकालेंगे अलग अलग सब शेल के लिए। हर सब शेल के लिए m की अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, जैसे हर शेल के लिए l की अलग अलग वैल्यूज़ थी। तो आओ शुरू करते हैं। अगर हमारे पास l = 0 है तो s सब शेल होता है। ये हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था। अगर हमारे पास l = 1 हो तो p सब शेल होता है। अगर हमारे पास l = 2 हो तो d सब शेल होता है। अगर हमारे पास l = 3 हो तो f सब शेल होता है। अब फॉर वैल्यूज़ ऑफ m वी यूज़ द फार्मूला। हम m की वैल्यूज़ के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। मैं आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, इधर लिखता हूँ 2 और l की जगह मैं छोड़ देता हूँ आगे +1। इस जगह पे भी 2l की जगह खाली छोड़ देता हूँ +1। 2l की जगह छोड़ दी +1। 2l की जगह छोड़ दी +1। ओके, अब आप देखें s सब शेल के लिए l की वैल्यू है 0, p सब शेल के लिए l की वैल्यू है 1, d सब शेल के लिए l की वैल्यू 2 और f सब शेल के लिए l की वैल्यू 3। सॉल्व करते हैं। 2 0 0, ये तो 0 हो जाएगा ना, और +1, इस पूरे का आंसर आएगा 1। और 2 एकम 2 और 1, इसका आंसर आएगा 3। 2 दूनी 4, 2 2s और 4 और 1, that will be 5 and 3 2s और 6 plus 1 will be 7। ओके, ये क्या है? ये नंबर हैं फॉर वैल्यूज़ ऑफ m। वैल्यूज़ ऑफ m मतलब समझाओ कि s सब शेल के लिए m की जो वैल्यू है वो 1 होगी। 1 वैल्यू समझते हैं? मैं उर्दू में लिखता हूँ एक अदद वैल्यू, ठीक है। उसके बाद p सब शेल के लिए m की 3 वैल्यूज़ होंगी, 3 अदद वैल्यूज़। d सब शेल के लिए d सब शेल के लिए m की 5 अदद वैल्यूज़ आएंगी और f सब शेल के लिए m की 7 वैल्यूज़ आएंगी। सर जी बात को थोड़ा और सीधा कीजिए। हाँ तो क्यों नहीं, देखो m की वैल्यू किसके लिए? s सब शेल के लिए m की वैल्यू एक अदद होती है। एक अदद का मतलब क्या है? m की पहली वैल्यू, एक अदद वैल्यू।
एक वैल्यू नहीं, यानी एक नहीं, एक अदद वैल्यू, पहली पहली वैल्यू। और आप देखें m की पहली पहली वैल्यू क्या है, m की पहली पहली वैल्यू है 0, तो आप इधर लिखेंगे 0, मतलब s सब शेल के लिए m किसके बराबर है, 0 के। अगली बात, ओके, अब आप देखें तो p सब शेल के लिए m की 3 अदद वैल्यूज आएंगी। पहली 3 वैल्यूज ऑफ m कौन कौन सी हैं, 0 +1 -1, ये पहली 3 वैल्यू हैं। आप लिखेंगे 0 +1 -1। इसी तरह से d सब शेल के लिए m की 5 वैल्यूज होती हैं, और m की पहली 5 वैल्यूज कौन सी हैं, आप देख सकते हैं 0 +1 -1 +2 और -2, तो यू विल राइट 0 +1 -1 +2 -2। और सेम इसी तरह से f सब शेल के लिए m की 7 वैल्यूज हैं। मैं इकट्ठे लिख दूं, अगर पहली वैल्यू, दूसरी और तीसरी वैल्यू, +-2, ठीक है, चौथी और पांचवी वैल्यू, और +-3 छठी और सातवीं वैल्यू, यानी 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3। दीज आर द 7 वैल्यूज ऑफ m फॉर f सब शेल। तो ये आपको समझ आ गया। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यूँ बताऊँगा कि जितनी m की वैल्यूज़ होंगी ना, जितनी m की वैल्यूज़ होंगी, उतने ही s p d f सब शेल के ऑर्बिटल होंगे। यानी मैं यूँ कह सकता हूँ कि s सब शेल का सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है, 1 का मतलब पहली पहली वैल्यू है। और p सब शेल के लिए 3 ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं। d सब शेल के 5 ऑर्बिटल होंगे, और f सब शेल के 7 ऑर्बिटल होंगे। आइए ज़रा समझते हैं कैसे। तो मेरे बच्चे, मैं नंबर 1 पे आपको समझाऊंगा फॉर s सब शेल। s सब शेल के लिए हम देख रहे हैं कि s सब शेल के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो पहली पहली बात क्या है, फॉर s सब शेल l = 0, बिल्कुल ऐसे है, और m भी =0 होता है। m =0 का मतलब बताता हूं मैं आपको। अगर m की वैल्यू एक अदद है, एक अदद का मतलब पहली पहली वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है कि जो m है ना, जो s सब शेल है ना, s सब शेल ये ओनली 1 स्पेस ओरिएंटेशन रखता है। 1 स्पेस ओरिएंटेशन। सर ये स्पेस ओरिएंटेशन क्या भला है? मैंने आपको कहा था कि ये जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये ऑर्बिटल्स या स्पेस ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करेगा। मैं आपको समझाता हूँ स्पेस ओरिएंटेशन किसे कहते हैं। देखो, फर्ज करें ये हमारे पास जनाबे वाला, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और ये है z एक्सिस। ये 3 एक्सिस हैं, ठीक है। अब ये जो s सब शेल होता है ना, आपने पढ़ा हुआ है कि ये स्फेरिकल होता है। क्या होता है बच्चे? स्फेरिकल होता है। तो s सब शेल स्फेरिकल है, तो ये कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से गोलाई में, हाँ, यूं इसकी शेप होगी। सेंटर में न्यूक्लियस होगा, और उसके गिर्द 3 डायमेंशनल वे में ये कौन सा सब शेल होगा? एस सब शेल होगा, गोल, ठीक है। ये हर तरफ ये यूं ऐसे जैसे फुटबॉल होती है। अच्छा, वो कहता है इसकी जो स्पेस ओरिएंटेशन है, यानी स्पेस ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि सब शेल स्पेस में किस तरह से ओरिएंटेड है, किस तरह से तरतीब पा रहा है, किस तरह से मौजूद है। तो सिर्फ एक ही शेप है इसकी, कौन सी? स्फेरिकल। और ये हर एक्सिस में है, एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है, सब में फैली हुई है। तो आप कहेंगे ओनली 1 स्पेस ओरिएंटेशन है, और इसकी कोई यानी कि तरतीब नहीं होती एस सब शेल की, वो ऐसे गोल स्फेरिकल टाइप ही रहता है। इसलिए वी कैन से दैट ओनली 1 स्पेस ओरिएंटेशन। आपको कैसे पता चला? हमें पता चलता है m की वैल्यूज से। अगर m की वैल्यू 1 हो, 1 का मतलब है एक अदद वैल्यू, पहली पहली वैल्यू जो कि 0 है, तो इसका मतलब 1 स्पेस ओरिएंटेशन है। अगर m की 3 वैल्यूज़ हों तो इसका मतलब 3 स्पेस ओरिएंटेशन है, ठीक है। और ये सिमेट्रिकल होता है,
ये सिमेट्रिकल सब शेल होता है, क्योंकि इसके लिए मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ऑल अराउंड द न्यूक्लियस, एस सब शेल के लिए हर तरफ ये फैला हुआ है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस हो सकता है, तो इसलिए अब अगली बात क्या है कि ऑर्बिटल क्या है। ये तो एस सब शेल हो गया ना। देखिए ऑर्बिटल कहते हैं स्पेस ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल को, कि सब शेल की स्पेस ओरिएंटेशन क्या है, क्योंकि एस सब शेल के लिए एक ही स्पेस ओरिएंटेशन है स्फेरिकल, तो एस सब शेल का कोई और ऑर्बिटल नहीं होगा। ठीक है, एस सब शेल एक सब शेल भी है और एस एक ऑर्बिटल भी है। ये दोनों नाम इस एस के हैं। मैं यूं समझाऊं कि एस एक ऐसा कमरा है जिसके अंदर कोई चारपाई नहीं बिछी हुई। इस एस कमरे को आप इसको कमरा भी कहेंगे और इसी को ही चारपाई तस्वर, मतलब इसमें चारपाई नहीं है, कालीन बिछा हुआ है। एक कमरा खुद कमरा भी है और चारपाई का काम भी कर रहा है। यू कैन से दैट एस सब शेल इज आल्सो कॉल्ड एज सब शेल एंड आल्सो नोन एज ऑर्बिटल। क्लियर? ओके, तो ये मैंने आपको पढ़ाया एस सब शेल के लिए, ओनली वन स्पेस ओरिएंटेशन। अब दूसरे नंबर पे हम लिखते हैं फॉर पी सब शेल। मेरे बच्चे, पी सब शेल, एल की वैल्यू अगर 1 हो तो पी सब शेल होता है। एल की वैल्यू 1 हो तो एम की कितनी वैल्यूज आएंगी, अभी मैंने ऊपर आपको बताया। एल की वैल्यू 1 हो तो पी सब शेल होता है और 3 वैल्यूज होती हैं एम की। तो पहली 3 वैल्यूज हैं 0 +1 -1। अगर 3 वैल्यूज हैं ना एम की, इसका मतलब है पी सब शेल के लिए 3 स्पेस ओरिएंटेशंस होती हैं। 3 स्पेस ओरिएंटेशंस होती हैं किसकी? पी सब शेल की। सर 3 स्पेस ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? देखो, पहली बात तो आपको पता है कि पी सब शेल की जो शेप होती है वो होती है डम्बेल। क्या होती है बच्चे? हाँ जी, डम्बेल होती है। आप उसको यूं शो करवाते हैं ऐसे। तो 3 स्पेस ओरिएंटेशन का मतलब मैं आपको समझाऊं, ये आप इस तरह से 3 क्रास बना लें। ये देखें, 3 क्रास लगा दें और तीनों क्रासों के इस तरफ यानी यूं तिरछा एक और लाइन लगा दें, ऐसे ऐसे। और अपनी आसानी के लिए आप इसको एक्स एक्सिस का, इसको वाई का और इसको जेड का नाम दे दें। ये एक्स एक्सिस वाई और ये जेड, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। अच्छा, अब डम्बल शेप होती है पी सब शेल की। पी सब शेल के जो ऑर्बिटल हैं वो 3 होते हैं, यानी कि पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जो पी एक्स है वो आप एक्स पे बनाएंगे इस तरह से। ये पी एक्स, ये 2 लोब हैं, एक लोब इस तरफ है, ये लोब कहलाता है, और दूसरा लोब इस तरफ है, ये पी एक्स है। इसको ऑर्बिटल ऑफ सब शेल पी कहते हैं। पी वाई पे आप यूं बनाएंगे इस तरह से, ये पी वाई का ऑर्बिटल, ये पी वाई ऑर्बिटल है। पी जेड को आप जेड पर ही बनाएंगे, ये पी जेड ऑर्बिटल है। क्लियर? ओके, 3 ऑर्बिटल्स बन गए। इन तीनों को ऑर्बिटल्स कहते हैं या 3 स्पेस ओरिएंटेशंस कहते हैं। यानी पी एक ऐसा सब शेल है जो 3 अंदाज में एग्जिस्ट करता है। एक्स एक्सिस पर भी हो सकता है, वाई एक्सिस पर भी हो सकता है, जेड एक्सिस पर भी हो सकता है। तो ये 3 अलग अलग जो अंदाज हैं, स्पेस ओरिएंटेशंस हैं, स्पेस ओरिएंटेशंस, इनको नाम देते हैं ऑर्बिटल्स ऑफ पी सब शेल। यानी कि पी सब शेल के 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। क्लियर? ये था असल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं वो वाली बात करूं तो पी सब शेल एक ऐसा कमरा है जिसके अंदर 3 चारपाइयाँ हैं, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस वाली और जेड एक्सिस वाली। समझाने के लिए है, वगरना असल कहानी यही है कि पी एक सब शेल है। इस सब शेल के पाए जाने का अंदाज 3 तरीकों का होता है, ये पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, या वही बात पुरानी। अच्छा,
अब ये पी सब शेल हमने डिस्कस कर लिया। 3 स्पेस ओरिएंटेशंस हैं, ये आपके सामने हैं। इन 3 को एक नाम दिया गया है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इनको क्या नाम दिया जाता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सर ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी are called degenerate orbitals. The orbitals having same shape and energy are called degenerate orbitals. ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, इनकी शेप सेम है, इनकी एनर्जी भी सेम है, इसलिए ये डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं। और किसी भी सब शेल के ऑर्बिटल को खोलना हो या किसी भी सब शेल को ऑर्बिटल में तकसीम करना हो तो आप उसके गिर्द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड नहीं होनी चाहिए, तब जाके ये शो होंगे, जाहिर होंगे। सिंपल बात है, याद करने वाली। अब हम चलते हैं फॉर डी सब शेल। डी सब शेल के लिए जाहिर है आपके सामने 5 ही उसकी जो है ना वैल्यूज़ हैं एम की डी सब शेल के लिए, तो उसके 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे। अच्छा एक और बात बताऊं, ये बुक्स वाला लिखता है 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो इस एस सब शेल की जो डीजेनरेसी है उसे कहता है 3 फोल्ड डीजेनरेट। ये जो पी सब शेल होता है ये 3 फोल्ड डीजेनरेट होता है, यानी इसमें 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, या ट्रिपली TRIPLY ट्रिपली डीजेनरेट यूं भी कह सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे फॉर डी सब शेल। डी सब शेल के लिए डी एल की वैल्यू होती है 2 और डी सब शेल होता है, ठीक है। एल की वैल्यू 2 हो ना तो डी सब शेल होता है। एल की वैल्यू 2 डी सब शेल। एम की कितनी वैल्यूज आएंगी? 5। एम की 5 वैल्यू 0 +1 -1 +2 -2। 5 वैल्यूज का मतलब है 5 स्पेस ओरिएंटेशन, 5 स्पेस ओरिएंटेशंस। 5 स्पेस ओरिएंटेशन होती हैं डी सब शेल की। कौन कौन सी? मैं नाम लिखता हूं। एम, अगर एम 0 है, एम +1 है, -1 है, +2 है, -2 है। अगर एम की वैल्यू 0 है तो जो ऑर्बिटल होगा वो होगा DZ²। अगर +1 है तो DXZ। अगर -1 है तो DYZ। अगर +2 है तो DX² -Y²। अगर -2 है तो DXY। ये सर आपने क्या लिखा है, मैं समझाता हूँ आपको। जो M की 5 वैल्यूज़ है ना, तो डी सब शेल के 5 ऑर्बिटल होते हैं। पहले ऑर्बिटल का नाम होता है DXY, दूसरे का नाम होता है DYZ, तीसरे का नाम होता है DZX, चौथे का नाम है DX² -Y², और पांचवें का नाम है DZ²। कैसे याद करोगे? आसान तरीका है, देखो DD तो सबके साथ है, XY फिर YZ फिर ZX, तरतीब से XY YZ ZX, ये 3 तो सिमिलर हो गए, ठीक। बाकी बच गए ये 2, DX² -Y² और फिर DZ²। ये 5 ऑर्बिटल्स हैं किसके? डी सब शेल के। इन्हें कहते हैं 5 टाइप्स ऑफ स्पेस ओरिएंटेशन। और ये मैंने क्यों लिखा है? ये MCQ वाला पूछता है, इसलिए मैंने लिखा है। वो पूछता है कि अगर M की वैल्यू 0 है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा? तो आप कहेंगे DZ², और 1 है तो XZ, ना -1 है तो YZ। देखो Z², इधर भी Z इधर भी Z, Z² XZYZ, XZYZ, समझ रहे हैं आप? ओके। +2 है तो X² -Y² +2, -2 है तो XY, ठीक है। अच्छा XY ये आ गया, ठीक है। YZ कहाँ आ गया? ये आ गया। XZ, आप कहेंगे सर ये तो ZX है, इधर तुमने XZ लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं। ये ZX या XZ ये हो गया, Z² ये हो गया, और DX² Y² ये हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम कहें तो 5 फोल्ड डीजेनरेट होता है ये। कौन? डी ऑर्बिटल 5 फोल्ड डीजेनरेट, या आप कहेंगे 5 फोल्ड डीजेनरेसी।
अगर मैं बात करता हूँ एफ सब शेल की, तो उसके लिए m की 7 वैल्यूज़ हैं, m की 7 वैल्यूज़ हैं, और उसके 7 ही स्पेस ओरिएंटेशंस होंगे जिनको हम बना भी नहीं सकते, ड्रा भी नहीं कर सकते, वेरी कॉम्प्लिकेटेड हैं क्योंकि वो हमारे कोर्स का हिस्सा भी नहीं है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का दूसरा नाम है स्पेस ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। क्लियर? ये सारी वीडियो, ये सारा लेक्चर और मेरी सारी बातें सिर्फ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए थी और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपको समझा पाऊँ। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा लास्ट क्वांटम नंबर जो कि है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर ये भी बड़ा ज़बरदस्त है और छोटा छोटा क्वांटम नंबर है और इसे हम आसानी से याद कर सकते हैं, शॉर्ट में भी आता है। अच्छा, क्वांटम नंबर में लॉन्ग किस तरह से आते हैं? कभी कभी वो पूछ लेता है कि डिफाइन क्वांटम नंबर एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड एज़म्यूथल क्वांटम नंबर, या कभी कभी वो डिफरेंस पूछ लेता है कि दो क्वांटम नंबर के दरमियान फ़र्क बताइए। कभी कभी वो कहता है राइट अ नोट ऑन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओनली। तो ये उसकी मर्जी है, चारों इकट्ठे नहीं देगा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाला। ओके, सो लास्ट क्वांटम नंबर, द नंबर ऑफ 4 नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। और मेरे बच्चे ये बात जहन में रखना, ये जो पहले 3 क्वांटम नंबर हमने पढ़े, प्रिंसिपल, एज़म्यूथल, मैग्नेटिक, ये हमें मिलते हैं श्रोडिंगर से। ये वाले क्वांटम नंबर को श्रोडिंगर एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा, उसने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। ये कैसे पढ़ा जाता है आइए समझते हैं। आपने सुना तो होगा कि अल्कली मेटल्स क्या होती हैं। अल्कली मेटल्स पीरियोडिक टेबल का पहला जो 1A ग्रुप होता है, 1A ग्रुप, पहला ग्रुप 1A ग्रुप पीरियोडिक टेबल का, उसमें होता है हा, ली, ने, की, रब, से, फरियाद। ये होता है ना, हा को कटा दें क्योंकि ये मेटल नहीं है। ये जो हैं दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स हैं, 1A में रहती हैं, तो इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। जो जिस ग्रुप में रहते हैं उनके आखिरी शेल में वही एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैंने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है यूट्यूब के ऊपर जिसमें मैंने बताया हुआ है कि हम पीरियोडिक टेबल को 5 मिनट में किस तरह से समझ सकते हैं या हम इसको याद कर सकते हैं। वैसे उसमें मैंने पूरी पीरियोडिक टेबल को याद करने का तरीका बताया, आप वहाँ से कंसर्न कर सकते हैं। आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है, आखिरी इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरे बेटे इनके आखिर में होता है। तो अच्छा, मैं ना समराइज़ करता हूँ बात को। सोडियम है Na, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। तो और लिथियम की बात करें तो लिथियम के पास ना 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं ना लिथियम का स्ट्रक्चर बनाता हूँ ये ऐसे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, अगर इसको एनर्जी मिल जाए तो ये जंप करके एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा, और ये जब एक्साइटेड स्टेट से वापस घर आएगा अपने, तो ये एनर्जी रिलीज़ करेगा। क्या रिलीज़ करेगा? ये एनर्जी रिलीज़ करेगा। अब ये जो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, इस 1 इलेक्ट्रॉन की लाइट को, एनर्जी को जब आप अच्छे स्पेक्ट्रोमीटर में देखते हैं तो एक लाइन जो होती है, एक स्पेक्ट्रल लाइन, वो 2 लाइनों पर मुश्तमिल होती है। यानी एक लाइनों में कितनी लाइनें होती हैं? 2 लाइनें होती हैं। एक लाइन में 2 लाइनें होती हैं, ये हमें नज़र आता है। अब ये जो 2 लाइनें हैं ना, एक लाइन के अंदर 2 लाइन्स, तो इन 2 लाइन्स का मतलब क्या है? इन 2 लाइन्स को नाम दिया गया है डुबलेट, DOUBLET, डुबलेट लाइन्स। और ये 2 लाइन्स वाइडली सेपरेटेड होती हैं। वाइडली सेपरेटेड मतलब क्या है? बच्चे कंफ्यूज नहीं होना। आपने एज़म्यूथल क्वांटम नंबर में जो लाइंस पढ़ी थी कि अगर आप लाइन को, स्पेक्ट्रल लाइन को अच्छे स्पेक्ट्रोमीटर में देखें तो एक लाइन में बहुत सारी लाइंस होती हैं। वो लाइंस और थी, ये लाइंस और तरह की हैं। वो लाइंस क्लोजली स्पेस्ड थी, ये लाइंस वाइडली सेपरेटेड हैं, दूर हैं थोड़ा, वो करीब करीब थी।
और उन्हें फाइन लाइंस कहते थे, इन्हें डुप्लेट लाइंस कहते हैं। वो लाइंस दो से ज़्यादा हो सकती हैं, मगर ये लाइनें सिर्फ दो होती हैं। तो ये दो लाइनें क्यों आती हैं, इनको कौन एक्सप्लेन करेगा? इनको एक्सप्लेन करेगा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल एस से जाहिर करते हैं। 1925 में 2 साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है गाउड्समिट, ठीक है, गाउड्स, डी है या टी है, गाउड्समिट, और दूसरा है उलेनबेच, BECH। ओके, ये 2 साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कहा कि हम एक्सप्लेन करेंगे इस डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर को। ये कहते हैं कि अगर एक ऑर्बिटल हो, फर्ज करें ये S है, S एक सब शेल भी ऑर्बिटल भी है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो वो कहते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज घूमता है और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, ClO के क्लॉकवाइज घूमेगा और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक तो ना इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमता है, न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट करता है, घूमता है, सर्कुलर मोशन। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द भी स्पिन मोशन करता है, स्पिन मोशन। जिस तरह ज़मीन सूरज के गिर्द यूं भी घूमती है और यूं भी घूमती है, यूं घूमती है 1 साल में चक्कर पूरा करती है, यूं घूमती है, स्पिन मोशन करती है, दिन रात आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यूं भी घूम रहा होता है और स्पिन मोशन भी कर रहा होता है अपने एक्सिस के गिर्द। इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है अराउंड ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करता है और इसकी स्पिन का नाम है सेल्फ रोटेशन। क्या नाम है? सेल्फ रोटेशन। अपने एक्सिस के गिर्द घूमना सेल्फ रोटेशन कहलाता है। अच्छा मेरे बच्चे, अब वो कहते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, ये उसका एक्सिस है और मैं इसको एरो बनाकर इधर नॉर्थ पोल लगा रहा हूँ, इधर साउथ पोल लगा रहा हूँ समझाने के लिए। और मैं इधर एक लाइन लगा रहा हूँ, इधर मैं एरो लगा रहा हूँ, इधर मैं नॉर्थ पोल लगा रहा हूँ, ऊपर मैं साउथ पोल लगा रहा हूँ। ठीक है मेरे बच्चे, तो आप ज़रा समझिएगा बात को। अब वो कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन घूमता है क्लॉकवाइज। मैंने सही एरो लगाया है, यूँ, ठीक है। ये इस एरो का मतलब समझते हैं आप? ये देखो सुई कैसे घूमती है, यूँ, ऐसे, ये इस तरफ, ये क्लॉकवाइज, ठीक है, ये क्लॉकवाइज, ठीक। और ये जो दूसरा होता है ये वाला, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए ये जैसे सुई घूमती है ना, ये सुई घूमती है घड़ी की इस तरह, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये मैं भूल गया हूँ, गलत बता रहा हूँ? नहीं, गलत नहीं बता रहा, 1 मिनट वेट करें। अच्छा, ये मसला है थोड़ा सा कि मैं अक्सर इस पर भूल जाता हूँ, मगर मैं अब क्लेरिफाई कर रहा हूँ, मुझे खुद भी समझ आ रही है मुझे इसे कैसे याद रखना है। देखो, ये आपने एरो लगाया ना इस तरह से, इसका मतलब क्या है? ये देखें, ये यूँ है, ये देखें, ये देखना मेरी उंगली, ये ऐसे, ये यूँ, ये यूँ, ये देखें, जैसे हम स्क्रू टाइट करते हैं ना पेच को, ये क्लॉकवाइज। अच्छा, ये फिर यूँ कैसे है? ये ऐसे, उंगली, ये यूँ, ऐसे, ये उलट है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये पेच खुल रहा है और ये पेच हम कस रहे हैं। तो ये ध्यान में रखें, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वो कहता है एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये कैसे जाहिर करेंगे? क्वांटम नंबर कहाँ है? स्पिन क्वांटम नंबर S, इसकी वैल्यू होती है +½ और इसकी वैल्यू होती है -½ मतलब जैसे हमने पढ़ी नहीं कि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, +½ -½ मतलब
मतलब स्पिन क्वांटम नंबर क्लॉकवाइज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू होगी +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए होगी -1/2। ये जहन में रखना है और बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना मेरे बच्चे, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये घूमता है, चाहे इस तरह घूमे चाहे अपनी स्पिन मोशन करे, जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी, ये मैं आपको जाहिर करवा देता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस हैं। ये देखें, ये नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जाती होती हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जा रही होती हैं। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहलाती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर कर रही हैं। और इधर भी क्या होगा, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी कि नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ मैग्नेट जो है नज़र आ रहा होगा। दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड्स या मैग्नेटिक फील्ड की फोर्सेस जो आप फिज़िक्स में पढ़ते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो ये क्या है बेटा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। अब बात यह है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जो क्लॉकवाइज घूमेगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज वाले की मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिसकी वजह से ये दोनों फील्ड्स आपस में एक दूसरे के फ़र्क को काटेंगी और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को बगैर रिपेल किए एक ही ऑर्बिटल में इकट्ठे रहेंगे। हम सोचते हैं कभी कभी कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पर भी नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कैसे रह लेते हैं। उसकी वजह यही है कि उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है और उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसलिए वो एक दूसरे के फ़र्क को कैंसिल कर देती हैं। तो एक बात याद रखें कि जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन है उसको ये 2 लाइंस डुबलेट लाइन एक्सप्लेन करती हैं। एक लाइन ये बताती है कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, दूसरी लाइन ये बताती है कि दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। दिस वाज अबाउट द टॉपिक। कमी पेशी के लिए माजरत खां हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।